बेटा क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा कहता है कि ऑन 1 जुलाई 2015 a company limited purchased second hand machine for rupees 20,000 and spent rupees 3,000 on reconditioning and installing it. आपने एक मशीन खरीदा 20,000 का सेकंड हैंड जुलाई 15 को। बेटा जुलाई 15 को खरीदा तो आप क्वेश्चन की आउटलाइन अप्रैल 15 से बनाएंगे। 1 अप्रैल 15 से मार्च 16 तक आपका ईयर चलेगा। 1 अप्रैल 15 से आप खरीदेंगे M1 जिसकी कॉस्ट होगी 23। 20,000 का आपने एसेट बाय किया, 3,000 उसकी रिकंडीशनिंग पे लगा, ठीक है। तो टोटल 23,000 की आपकी सेट होगी। इसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 जन 2016 जो कि इसी ईयर में आएगा। 1 जन 2016 मशीन वर्थ रुपीज 12,000, एक मशीन और खरीदी आपने 12,000 रुपीज की जिसे हम लोग M2 कहेंगे और 12,000 रुपए कहेंगे, ठीक है। On 30th June 2017, the machine purchased on 1st Jan 2016 was sold for rupees 8,000। 30th June 2017 को बेचा है। जून 17 इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर पे चलेंगे। अप्रैल 16 से लेके मार्च 17 यहाँ पे भी नहीं आएगा, जून 17 थर्ड ईयर पे चलेंगे। अप्रैल 17 से लेके मार्च 18 इसके बीच में आएगा 30th जून 17 को 1 जनवरी को खरीदने वाली मशीन ये वाली M2 हमने M2 को सोल्ड किया। क्या रेट में बेचा है बेटा? 8,000 रुपए में, ठीक है। फिर आगे लिखा है द मशीन परचेस्ड ऑन 1 जनवरी हो गया एंड ऑन 1 जुलाई 2017, जुलाई 2017 भी इसी में आएगा। 1 जुलाई 2017 को आपने M3 खरीदा है, ठीक है, एक फ्रेश प्लांट खरीदा है जिसका आपके पास कॉस्ट अलग अलग है। आप घबराना मत, यह मशीन खरीद रहे सर यहाँ पे प्लांट खरीद रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मशीन ही कहा जाएगा उसे भी। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपने ये प्लांट खरीदा है इसका पेमेंट आप जुलाई 17 को 5,000 दे रहे हो। जरा समझना, पेमेंट डिटेल को देखना, पेमेंट की डिटेल 1 जुलाई 2017 को हम 5,000 दे रहे हैं। यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ इंटरेस्ट की बात है भाई। जो आपने इमीडिएट पेमेंट दिया इसके कहते हैं डाउन पेमेंट। फिर इसके बाद 30 जून 2018, जून 2018 एक साल के बाद आपने पेमेंट किया 6,000। 6,000 में 5,000 कॉस्ट के, 1,000 इंटरेस्ट के। कैसे पता चला? नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ी मैंने, नीचे वाली जो लिखा है पेमेंट इन 2018 एंड 19 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 1,000 एंड 500 रेस्पेक्टिवली। मतलब इस 6,000 के पेमेंट में 1,000 रुपए का इंटरेस्ट था और 30 जून 2019 को 5,500 का पेमेंट है, 5,000 की कॉस्ट, 500 का इंटरेस्ट है। भाई इस दिन तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं क्योंकि आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो, एंड टू एंड कैश दे रहे हो। तो आपके लिए मशीन है कितने की? कॉस्ट तो इसकी 15,000 है, 15,000 का 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। डेप्रिसिएशन को हटा करके कॉस्ट कितनी है? 15,000। तो हमने जुलाई 17 को मशीन खरीदी है 15,000 की, बस। आप यहाँ आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला जो पेमेंट वाली डिटेल थी ना, ये देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है बेटा, ठीक है। आपके सामने जुलाई 17 को आपने M3 15,000 में खरीदी है। अब आप देखेंगे यहाँ मैं इस पूरे क्वेश्चन का जो है वो बना रहा हूँ, मशीन अकाउंट बना रहा हूँ। यही अटके थे ना बच्चे? सच सच बताना, जिसने पढ़ा, जिसने करने की कोशिश की थी, जिसने करने की कोशिश की थी। जिसने करने की कोशिश ही नहीं की वो तो ऑलरेडी अटका हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं यहां से पूरा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ऊपर लिख रहा हूँ मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन। अप्रैल 15 में M1 खरीदा, 1 अप्रैल 2015 टू बैंक, ब्रैकेट पे M1 23,000 राइट टिक। जैन में फिर खरीदी M2, ये 1 जनवरी 2016 टू बैंक M2, क्या रेट में? 12,000। और कुछ खरीदा क्या इस साल में? नहीं खरीदा बच्चा, ईयर कंप्लीट हो गया। तो मार्च 16 को डेप्रिसिएशन लगेगा, 31 मार्च 2016 बाय डेप्रिसिएशन। कितना है अमाउंट आएगा? यहाँ पे लिखेंगे अपन M1 M2 अलग अलग। M1 आपने अप्रैल 15 में खरीदी, अप्रैल 15 से लेके आप डेट देखिएगा, अप्रैल 15 से 31 मार्च पूरे 12 मंथ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरे 12 महीने का आपका
डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 23,000 का 10%, क्वेश्चन में अगर आप मेथड देखोगे एसएलएम होगा, डेप्रिसिएशन का रेट 10% होगा, तो 10% के हिसाब से 2300। एक बार टैली कर लेना बेटा, 10% ही है ना? हाँ 10% ही, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे 10% ही होता है। यहाँ 12 महीने लिख रहा हूँ मैं ब्रैकेट में ऐसे। और M2 जो है इस पे जनवरी से लेके मार्च तक 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। 12,000 का 10% 1200, 3 मंथ का 300, टोटल 2600 का डेप्रिसिएशन हो गया। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, सेम डेट को बैलेंस निकाल लो। बैलेंस सीडी आएगा M1 M2। M1 का 23,000 में से 2300 गया तो 2000 गया 21, 20,700। M2 12,000 में से 300 गया 11,700, टोटल हो गया 32,400। टोटल मार लेंगे यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा 35,000। ठीक है बेटा, फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत आई क्या? अब सेकंड ईयर पे चलते हैं। अप्रैल 16 ओपनिंग बैलेंस, 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस BD। M1 आएगा बेटा अपने पास 20,700 का, M2 आएगा 11,700 का, टोटल आ जाएगा आपके पास वही 32,400। अब आपने इस साल में कुछ और यूज नहीं किया तो बेटा ये आपका डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, दोनों मशीन्स पे पूरे साल का लगेगा 2017 तक। बाय डेप्रिसिएशन M1 पे पूरे 12 महीने का 23,000, ओरिजिनल कॉस्ट 23,000 है, उसका 2300 रुपीज, और M2 12,000 की 1200, टोटल 3500 का डेप्रिसिएशन। अब आप कहोगे सर M2 पे पहले तो आपने 300 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, क्योंकि बेटा पहले वो जैन 16 में खरीदी, मार्च 16 तक केवल 3 मंथ यूज हुई, अब पूरे साल भर यूज हुई, अप्रैल 16 से मार्च 17 तक। बाय बैलेंस सीडीएम सेम डेट पे M1 का बैलेंस कितना बचेगा? 20,700 में से 2300 गया तो 18,400, और M2 11,700 में से 1200 गया तो 10,500, 28,900 रुपीज का टोटल आ जाएगा। ये लीजिए टोटल मार लीजिए यहाँ पे 32,400, 32,400। एक बार बच्चों इतना इतना एसेस ले लो। अब थर्ड वाले ईयर में चलेंगे हम लोग। थर्ड वाले ईयर में अब खरीदने वाली बात और एक बेचने वाली। अप्रैल 17 पे आते हैं इधर, 1 अप्रैल 2017, ये बैलेंस बनाओ इसको, टू बैलेंस BD, वही M1 का है 18,400, M2 का है 10,500, टोटल हो गया 28,900। अब आपने बेची कब है? एक 30 जून 17 को, तो मैं लिखाऊंगा 30 जून 2017। पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे कौन सी मशीन पे? M2 पे। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, स्पेस थोड़ा ऊपर ऊपर ले लिया। 30 जून 2017 बाय डेप्रिसिएशन M2, क्योंकि M2 को बेचा है हमने, तो बेटा M2 10,500 मतलब 12,000 वाली मशीन है, 12,000 पे 3 मंथ का लगेगा डेप्रिसिएशन। क्या लिख रहा हूँ मैं? 3 मंथ। मैं लिख रहा हूँ M2 300 रुपए, ये 300 बाहर लिख दिए। बाय बैंक में 8,000। अब सोचो 10,500 की चीज है, उसमें से 300 की यूज कर ली, कितनी बची? 10,200 की। 10,200 की चीज 8,000 में बेच रहे हो बेटा, तो 2,200 रुपए का लॉस। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2200। कैसे निकाला? इस 10,500 में से ये दोनों अमाउंट प्लस करके लेस कर दिए, 8,300 लेस कर दिया, तो 2200 का लॉस हो गया। अब आपने 1 जुलाई को M3 खरीदी, तो यहाँ लिखेंगे अपन, देखना अब थोड़ा सा तरीका देखना। 1 जुलाई 2017 टू बैंक में तो जाएगा बेटा M3 5,000 रुपए, और 10,000 जो अभी बाकी है ना, टू डेटर, हमें पैसा चुकाना है M3 का 10,000, क्योंकि आपने जून 17 में खरीदी है और जुलाई 17 में खरीदी है 15 की पेमेंट आपने जुलाई 17 में केवल 5,000 किया है, बाकी नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर की दोनों पेमेंट विद इंटरेस्ट, तो 10,000 अभी के हिसाब से हमारे ड्यू है। टोटल 15,000 की मशीन है। जुलाई में लिखा कैसे? पहले बैंक 5,000 और बाकी का डेटर के नाम से 10,000, टोटल 15,000। अब आपको 31 मार्च पे 2018 पे पहले डेप्रिसिएशन लगाना है इन दोनों असेट्स के ऊपर। बाय डेप्रिसिएशन
अब बेटा M1 बची हुई है, पूरे 12 महीने का लगेगा 2300 रुपए, और M3 अभी आपने जुलाई में खरीदी, 9 मंथ का लगेगा 10,000 का 10%, 9 मंथ का 750। 2300 रुपए और 750 कितना होता है? 3050। अब बेटा इसके बाद ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? शो नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ। अब शो रहा होगा बच्चा? एक बार एसएस ले लीजिए बच्चा सब जने। अब इसके बाद बैलेंस शीट आप निकाल सकते हैं। बैलेंस शीट कैसे निकलेगा बच्चा? इस 18,400 में से 2,300 लेस हो जाएंगे, बचेगा 16,100 का बैलेंस, और इधर 15,000 में से 750 लेस हो जाएगा, 14,250 का बैलेंस बचेगा। ठीक है, इतना बच्चा एक बार आप सब जने अपने पास एसएस ले लो, फिर 11th क्वेश्चन की तरफ चलते। हाँ बेटा बोलो, किसी को डाउट है क्या? चलिए हटा दें इसको, चले आगे 11th क्वेश्चन की तरफ। बच्चा एसएस ले लिया ना सबने? ठीक, 15-20 मिनट में हो जाएगा ना? हाँ जी, 15-20 मिनट में हो जाएगा ना एक क्वेश्चन? लास्ट खत्म 10 मिनट पे। हाँ, क्योंकि हमारी क्लास है फिर अगली। क्लास बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है, आपने मुझे बोला, मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा रीड करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। इस क्वेश्चन में बेटा कुछ नया नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है मैं बताऊं, जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब आप कोई असेट बाय करते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन के चार्जेस उसी की कॉस्ट में जुड़ते हैं ना। ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट में यही चीज लिखी हुई है, बस आपको याद रखना है जो एक्सपेंस आपने इमीडिएट किया है, उसी टाइम किया है, वही वाला अमाउंट उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। उसके बाद आपने कोई अगर एक्सपेंस किया है तो वो उसकी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, इसका याद रखना। 11th क्वेश्चन में, 11th question, on 1st April 2016, Shivam Enterprise purchased a second-hand machine for 52,000 and spent on 2,000 on cartage, 3,000 on unloading, 2,000 on installation and 1,000 on brokerage of the middleman. अब टोटल कितना हो गया? 52 में 2 ऐड किए 54, 54 में 3 ऐड किए 57, 57 में 2 ऐड किए 59 और 1,000 ऐड किया 60। आपने 60,000 की मशीन खरीदी है। यहाँ पे अपन आउटलाइन बना रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं ईयर कौन सा है? अप्रैल 17, अप्रैल 16, तो 16 से लेके मार्च 17 तक चलेगा। 1 अप्रैल 16 को आपने M1 बाय किया 60 का डायरेक्ट। It was estimated that the machine will have a scrap value of 6,000 at the end of its useful life, which is 10 years. अब समझना, इसकी यूजफुल लाइफ स्क्रैप वैल्यू कितना है? 6,000। चलेगा कितने साल? 10 years। n equals to 10 years। मेथड से अपना फॉर्मूला से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, और तो क्या है। ऑन 31 दिसंबर 2016 रिपेयर एंड रिन्यूअल अमाउंटेड ₹2500 वर पेड। मुझे मतलब नहीं है, मशीन कब खरीदी? अप्रैल में। रिपेयर कब करवा रहे हो? दिसंबर में। नहीं काउंट होगा, इसकी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, ना ही इसे हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो एक नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट होगा। आगे लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2018 दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹30,600 एंड अमाउंट ऑफ 600 वाज पेड एज कमीशन टू द एजेंट। 1 अक्टूबर 2018 को बेची। अक्टूबर 2018 यहाँ नहीं आएगा, अप्रैल 17 से मार्च 18 तक चलेगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। अप्रैल 18 से लेके मार्च तक 19 तक चलेगा, इस बीच में आएगा 1 अक्टूबर 2018। यहाँ पे 30,000 रुपए में आपने ये M1 बेच दी, M1 सोल्ड कर दी 30,600 में की, उसमें से 600 रुपीज एजेंट का कमीशन माइनस कर दिया। हमारे हाथ में तो नेट 30,000 है ना, हम वो काउंट करेंगे। क्वेश्चन पूछता है 3 साल का आपको मशीन अकाउंट बना करके बताना है, और आपको साथ में डेप्रिसिएशन भी बताना है कैसे निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन तो आपको पता है बेटा, ये वर्किंग नोट में मैं आपको डेप्रिसिएशन निकाल के देता हूँ। डेप्रिसिएशन फॉर्मूला बहुत इजी था,
cost of asset minus estimated scrap value divided by number of useful years. Cost of asset is 60,000, estimated scrap value 6,000 divided by 10 years चलेगा तो ये आ जाएगा 5400 रुपीज का एनुअल डेप्रिसिएशन. सालाना डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5400 का. ठीक है बच्चा. अब हम लोग चलते हैं फटाफट से, छोटा सा क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा. 11th. वैसे पता है ये मेरे करवाने का लायक क्वेश्चन है नहीं, बट मैं आपको करवा रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपने किया नहीं होगा ना, इसलिए करवा रहा हूँ. नहीं तो मुझे इसको करवाने में बिल्कुल मजा नहीं आता. ये क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो मुझे करवाना पड़े. हाँ बस एक ही जरूर चीज थी, आप वो दिसंबर वाले को लेकर के कंफ्यूज जरूर हो जाते, इसीलिए मैंने इसको कहा कि मैं एक बार पढ़ा देता हूँ आपको. ठीक है चलो कोई बात नहीं. ये आते हैं अपन यहाँ से डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मशीनरी अकाउंट. पहले अप्रैल 16 में आपने M1 खरीदा 60 का, तो यहाँ डेट डाल रहे हैं 1 अप्रैल 2016 टू बैंक. M1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही मशीन है, वैसे तो कोई जरूरत नहीं दिख रही मुझे. 60,000. आपने इसमें और कुछ खरीदा बेचा इस ईयर में? नहीं जी. सिंपल सा डेप्रिसिएशन लगाओ 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा 5400 निकाल दिया था वर्किंग नोट नंबर 1 में. सिर्फ आपके पास बैलेंस बचेगा बैलेंस सीडी. 60,000 में से 5 गया 60 50 550 4600 टोटल मार लो 60,000. ऐसे ही बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाओ अप्रैल 17 टू बैलेंस बीडी 54,600. नेक्स्ट ईयर में भी कुछ नहीं हुआ. मार्च 18 में आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन लगा दो सेम वही बाय डेप्रिसिएशन 5400 बाय बैलेंस सीडी लेस कर दो 54,600 में से 5400 5000 गए 49,200 बैलेंसिंग फिगर. थर्ड ईयर में आ गए अप्रैल 18, यहाँ अप्रैल 18 लिखा टू बैलेंस बीडी 49,200. बेची कब? अक्टूबर 2018 में. अक्टूबर तक का इंटरेस्ट लगा लो. अक्टूबर 2018 इंटरेस्ट का डेप्रिसिएशन लगा दो 6 मंथ का 5400 1 ईयर का है. 6 मंथ का कितना लगेगा बेटा? जस्ट हाफ. और क्या आप कहो तो मैं लिख दूं डेप्रिसिएशन फॉर 2018-19 में M1 पे लगेगा 5400 पूरे साल का है इनटू 6/12 ये आ जाएगा 2700 2700 रुपए. अक्टूबर में बाय बैंक बेचा कितने में? 30,000. बेटा 49,200 और इधर का टोटल 32,700. 49,200 में से दोनों लेस कर दो, बाकी का लॉस यही आएगा. अगर डेबिट साइड में कम पड़ता तो प्रॉफिट होता. ये बैलेंसिंग फिगर 49,200 में से मैं लेस करूं अगर इसको 19,200 में से 2017-200 16,500 का लॉस हो गया. ये लीजिए जी क्वेश्चन कंप्लीट. ये बेटा आपका ऑलमोस्ट जो फर्स्ट वाला टॉपिक था ना SLM मेथड, उसमें विदाउट प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ. अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे. इसके जस्ट बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ. इसका एसेस ले लो. आज की क्लास में इतना ही. सर. हाँ बेटा. सर अपन जो सर जर्नल के अंदर क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं ना सर, हाँ उसका सर अगर अपन लेजर बनाते हैं तो सर बैलेंस बीडी का करना बनेगा. क्लोजिंग एंट्रीज का है ओपनिंग एंट्रीज का? सर ओपनिंग एंट्री में, क्लोजिंग में तो सर टू बैलेंस शीट हो जाएगा ना. क्या बेटा क्लोजिंग में? अच्छा क्लोजिंग का उसका बैलेंस क्या बनेगा बेटा? क्लोजिंग एंट्रीज का हाँ. बैलेंस मतलब जो बैलेंस सीडी लिखते हो ना वो ऑलरेडी क्लोजिंग होती है. जो बैलेंस सीडी लिखते हो ना आप लेजर में वही क्लोजिंग है. सर समझ गए? उसकी कहीं कहीं पे लेजर में सर पोस्टिंग नहीं होती.
लेजर, उनके जो लेजर्स बनते हैं ना बेटा, वो 3 अलग अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां जाता है और बैलेंस शीट में जाते हैं। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, तभी तो मैंने आपको वो वाला टॉपिक टच ही नहीं किया। वो टॉपिक आपको समझ आएगा जब चैप्टर नंबर 17-18 पढ़ेंगे हम। सर मेरे सर वो जर्नल प्रॉपर में अपन ने जो बनाया था ना क्वेश्चन नंबर 21-22, उसमें हाँ। सर जर्नल प्रॉपर का मैंने लेजर बनाया था सर, उसके अंदर इसके अंदर दिक्कत आ रही थी सर। कोई बात नहीं, पूछ लेना मेरे से, आप अपना आंसर भेजना मुझे, मैं बता दूंगा। ठीक है। हाँ सर। ओके।